ठीक है। तो जी। तो वैसे तो रिकॉर्डिंग है हमारी कि लिस्टिंग अगर बनानी है तो हमने कैसे बनानी है, कौन-कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो कैटलॉग में अगेन जाके ऐड प्रोडक्ट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। अगर हम मी टू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का एसन या प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अपना कोई ब्रांड जो है हमने वो डेवलप किया है और अपना ही कोई प्रोडक्ट जो है वो हमने अमेज़न पर सेल करना है, तो वो पहले से ऑब्वियसली उस नाम से अमेज़न पे कोई सेल नहीं कर रहा होगा। तो हमारा नाम यूनिक होगा। तो हम आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें से हमने ब्राउज़ करना है बट द बेस्ट वे टू यूज़ दीज़ कैटेगरीज़ ये है कि हम यहाँ पे सर्च करें। जो हमारे प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, हम उसको यहाँ पे सर्च करें, ठीक है? और वो हमें जो है वो कुछ जो है वो डिफरेंट सजेशंस जो हैं वो कैटेगरीज़ के देगा। तो देखें ये 2 कैटेगरीज़ फाउंड कह रहा है तो एक है स्पोर्टिंग गुड्स, एक्सरसाइज फिटनेस, योगा क्लॉथिंग एंड इक्विपमेंट, मैट्स। लेकिन ये है एक्सेसरीज़, तो एक्सेसरीज़ वाला बेहतर है, मैं इसको सिलेक्ट कैटेगरी करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया मेरे पास ये प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एडवांस्ड व्यू है, ठीक है। अच्छा वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर्स, कंप्लायंस को छोड़ के इमेजेस। अच्छा इमेजेस हमने कर लिए थे इमेजेस रह गए थे, बताइएगा? जो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, इमेजेस उसमें थे? ओके, ओके। तो वाइटल इन्फो में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का बारकोड देना होता है। ये वो बारकोड होगा जो अमेज़न को हम प्रोवाइड करेंगे। GS1 डॉट ऑर्गनाइज़ेशन जो है, वहाँ से हम ये बारकोड परचेज़ करेंगे, ठीक है। अगर तो जो हमारा सप्लायर है, उसने जो प्रोडक्ट बनाया है, उसने अगर उसमें यूपीसी या कोई बारकोड यूज़ किया है, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि सप्लायर का बारकोड जो है वो यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो सप्लायर है, वो एक से ज़्यादा सेलर्स को वही प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हो, उसका यूपीसी सेम ही होगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो है हमें अपना ही बारकोड जो है वो यूज़ करना होगा और सप्लायर को कहना होगा कि हम हमें जो है वो ऐसा प्रोडक्ट बना के दें जिसपे बारकोड उसका ना हो। हम अपना बारकोड लगाएँगे, उसके बाद उसको कहेंगे कि जो बारकोड मैं दूँगा आई मीन प्रिंट लेबल्स, ठीक है? वो पैकेजिंग के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट की लगाना है। तो यहाँ पे हम ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे कि यूपीसी है, ईएएन है, जेएएन है, आईबीएन है सॉरी आईटीआईएन है, तो ये सारे जितने भी हैं नंबर हमने यहाँ से लगा देने हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने ईएएन लगाया था, मैंने एक ईएएन जो है वो लेके 1 मिनट मुझे यहाँ पे ईएएन एक जनरेटर चाहिए, ईएएन बारकोड जनरेटर, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक यूरोपियन आर्टिकल नंबर ये एक बारकोड होता है, ठीक है? मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद है प्रोडक्ट का नाम। तो ये वैसे ही सब चीज़ें चलती हैं, आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है, आपने मैन्युफैक्चरर का नाम लिखना है। ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम, जब प्राइवेट लेबल हो रहा हो तो ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम दोनों ही सेम रहेंगे, ठीक है? हम दोनों ही सेम रखते हैं कि ये हमने ही बनवाया। भले ही हमने खुद इसको ना बनाया हो, हमने कहीं से बनवाया हो, लेकिन बनवाया तो हमने ही है। ऑर्डर तो हमने ही दिया था, मैन्युफैक्चरर तो हम ही हैं। सो हम जो है वो इसको मैन्युफैक्चरर भी हम ही रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ब्रांड नेम बताया, मैन्युफैक्चरर बताया, कलर मैप को हम छोड़ के कलर जो है वो लिख देते हैं। साइज़ लिख देते हैं, ठीक है? और ठीक है? और बाकी सब चीज़ें जो है वो हम इसी तरह लिख देते हैं। इसके बाद है वेरिएशंस। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएशंस मौजूद हैं, जैसे कि डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइज़ेज़ में, डिफरेंट मटीरियल्स में, डिस्प्ले में, जिस भी तरह से जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको हम ऐड करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कलर नेम, ठीक है? अब मैंने वहाँ पे एक कलर ऐड नहीं किया तो इसलिए जो है वो मुझे इस तरह कह रहा है, ठीक है? तो लेट्स से मैं यहाँ पे किधर गया? यहाँ पे कलर था, साइज़ एंड साइज़ में कलर बाय गेस कहीं चला गया, 1 मिनट।
ये मुझे अगेन इसको ट्राई करना पड़ेगा। आजकल अमेज़न की लिस्टिंग में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे लेट्स से कलर मैं कह देता हूँ ग्रे, ठीक है? मैंने ये ग्रे कलर ऐसे ही फॉर द पर्पज़ मैंने यूज़ किया। मैं वेरिएशन पे जाता हूँ, कलर नेम पे क्लिक करता हूँ। ये देखें एक कलर आ गया ग्रे और इसी के साथ जो है वो मैं दूसरा कलर लिखूँगा और ऐड वेरिएशंस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे नीचे वेरिएशंस आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद उसका नाम मैं लिखूँगा सॉरी उसको मैं एसकेयू दूँगा, उसको मैं यूपीसी या बारकोड लगाऊँगा, उसकी मैं प्राइस अलग से लगाऊँगा, जो भी वेरिएशंस होंगे, ठीक है? ऑफर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेल सेल पे जा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को सेल पे लगा रहे हैं, ठीक है? तो ये सेल के लिए जो है वो ऑफर्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो हम इसमें अपनी प्राइस देंगे, ठीक है? इसमें वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इंक्लूड करके हम इसकी प्राइस देंगे, ठीक है? जब हम सेल पे लगा रहे हैं प्रोडक्ट, तो सेल पे लगाने के बाद क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो बल्क में कोई परचेज़ कर सकता है? देखिए ना, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए या कोई इवेंट आया है तो उसके लिए जो है वो हमने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर दिया, ठीक है? और वो प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम है कि हमें बमुश्किल उसमें से कुछ मुनाफ़ा जो है वो हो रहा है। तो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमने अगर हम ये कहते हैं कि एक एक जो कस्टमर है वो एक ही प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करे, तो दैट मीन्स कि वो एक बंदा एक वक़्त में एक ही प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर सकता है, ठीक है? वो ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकता। अब ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करना हम क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? इसलिए कि हमारी अगर हम एक ही बंदे को सभी का सभी डिस्काउंट दे देंगे, तो बाकी लोगों को अवेल नहीं होगा और हमारी इन्वेंटरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे हम 1 कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 जो है वो प्रोडक्ट परचेज़ किया जा सके, एक बंदे के थ्रू, ठीक है? कितने दिनों में आपका ये प्रोडक्ट जो है वो हैंडल हो जाएगा? मतलब कितने दिनों में शिपिंग वगैरह और ये सारे मामला जो है वो आप हैंडल कर लेंगे और इसको शिप कर लेंगे? 2 दिन, 3 दिन ये एक टाइम होता है, ठीक है? तो आपने वो टाइम चूज़ करना है कि 2 दिन के अंदर-अंदर अगर मुझे आज एक ऑर्डर आता है तो 2 दिन के अंदर-अंदर मैं इस प्रोडक्ट को उठा के इसको पैक करके, इसको रैप करके, सब कुछ करके और शिपिंग करवा दूँगा, ठीक है? ये अगर एफबीएम हो रहा है तो, ठीक है? सॉरी हाँ, एफबीएम हो रहा है तो। अदरवाइज़ जब एफबीए होगा तो ये अमेज़न खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। क्योंकि देखिए इसके आगे कोई एस्टेरिस्क नहीं लगा हुआ। अगर स्टार लगा होता तो इसका मतलब है कि ये ज़रूरी चीज़ थी जो हमने कम कवर करनी थी। तो ये ज़रूरी नहीं है इसको हम छोड़ भी सकते हैं। क्या इसमें हम एक गिफ्ट मैसेज भी भेज सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट किसी ने किसी को गिफ्ट देना हो तो या क्या गिफ्ट गिफ्ट रैप अवेलेबल है और एक गिफ्ट मैसेज भी? फिर है कि जो आपने सेल लगानी है उसकी सेलिंग डेट क्या है? ठीक है? कि कब से आप ये सेल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह और ये अमेज़न एफबीए का यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। अच्छा कंप्लायंस में ये बैटरी वगैरह और ये सारी चीज़ें तो इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। इमेजेस में आ गए, तो यहाँ पे हमें 9 इमेजेस जो हैं वो अपलोड करनी होती हैं। 9 इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा 9 इमेजेस और कम से कम जो है वो 4 इमेजेस जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, 4 से 5 इमेजेस रिकमेंडेड हैं। ठीक है? लेकिन मेन इमेज के बगैर आपकी जो प्रोडक्ट वो सर्च रिजल्ट में नहीं शो होगा। ठीक है? तो यहाँ से हमने मेन इमेज उठानी होती है, तो इमेज के गाइडलाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इमेज के गाइडलाइंस क्या हैं? इमेज के गाइडलाइंस में मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? जी। तो इमेजेस के गाइडलाइन में ये है कि लिस्टिंग्स दैट आर मिसिंग अ मेन इमेज विल नॉट अपीयर इन सर्च और ब्राउज़ अंटिल यू फिक्स द लिस्टिंग। जो मैंने कहा कि अगर आपने मेन इमेज अपलोड नहीं की होगी लिस्टिंग में, तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो लिस्टिंग है, वो सर्च रिजल्ट में और ब्राउज़ कैटेगरीज़ में शो नहीं होगी। चूज़ इमेजेस दैट आर क्लियर, इन्फॉर्मेशन रिच एंड अट्रैक्टिव, ठीक है? अब ये गाइडलाइन के हवाले से वो कह रहा है कि आप ऐसी इमेजेस चूज़ करें, एक तो जो क्लियर हो, जिसमें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा हो, उसमें उसकी हर इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र आ रही हो। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेन इमेज के ऊपर हमने कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी नहीं होती। जो एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, उसके ऊपर हम इन्फोग्राफिक्स भी लिखवाते हैं। अच्छा, अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स होते हैं कि जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की इमेज ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं कि 1 मिनट।
अब देखिए, ये प्रोडक्ट जो है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन रिच है, ठीक है? ये पहली इमेज थी, ठीक है? अब ये आ गई दूसरी इमेज। दूसरी इमेज में हम ये इन्फोग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं। इन्फोग्राफिक्स में कि किस तरह जो है प्रोडक्ट यूज़ होगा, प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये अब एक इसका ऊपर का कवर है, ठीक है? एक ढक्कन है इसका, कैप है। तो ये कहता है रिमूवेबल फिल्टर टू ईज़िली इन्फ्यूज़ फ्रूट एंड टी इन योर ड्रिंक, ठीक है? अब ये अच्छा रिमूवेबल फिल्टर भी है, ठीक है? एक छन्नी टाइप, ठीक है? फिर ये आ गया कि ये 360 डिग्री सील लीक प्रूफ है। किसी तरह भी आप इसको घुमा लें, लीक नहीं होगा, ठीक है? अगेन देख लें, ठीक है? अब ये आ गया इन्फोग्राफिक्स, ठीक है? यहाँ पे, ये आ गया इन्फोग्राफिक्स। इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स और ये चीज़ें जो हैं, ये भी इन्फोग्राफिक्स कहलाती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को एक एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है, वो आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। जैसे कि 100% लीक प्रूफ है, बीपीए फ्री है, नो केमिकल स्मेल और टेस्ट है, मोटिवेशनल टेक्स्ट, ठीक है? अब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, दीज़ आर कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है? तो हमने इनको चूज़ करना होता है और अट्रैक्टिव इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस ऐसी हों कि कोई देखते ही उसको अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ हो कि यार इस प्रोडक्ट को ज़रूर देखना चाहिए और देखने के बाद फिर उसको मँगवाना भी चाहिए। अच्छा, अब इमेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ठीक है? इमेज की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो इमेज आप लगाएँगे, वो प्रोडक्ट मस्ट फिल एट लीस्ट 80% ऑफ द इमेज। लेट्स से अगर एक इमेज है स्क्वायर साइज में, तो उसका जो 85% पोर्शन है वो प्रोडक्ट दिखाया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्हाइट सा बड़ा बैकग्राउंड हो उसका और छोटा-सा उसमें प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, नो। ठीक है? प्रोडक्ट हमें इस तरह दिखाना है कि 85% हमारा उस इमेज में प्रोडक्ट जो है वो दिखाया जा रहा हो। इमेज मस्ट शो ओनली द प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर सेल। उस इमेज में सिर्फ वही प्रोडक्ट आना चाहिए जो हम सेल में लगा रहे हैं, जो हम सेल करने जा रहे हैं, ठीक है? With few or no props and with no logos, watermarks on inset images, ठीक है? कि जिसमें कोई मतलब मेन इमेज की बात अगर कर रहा हूँ मैं, मेन इमेज में कि हमने कोई लोगो नहीं दिखाना, कोई वाटरमार्क नहीं दिखाना, ठीक है? हमने और कोई चीज़ नहीं दिखानी सिवाय एक प्रोडक्ट के। Image images may only contain text that is a part of the product, कि images में ऐसे टेक्स्ट भी आप कंटेन कर सकते हैं जो प्रोडक्ट का ही पार्ट है, प्रोडक्ट का ही हिस्सा है, ठीक है? इससे हटके नहीं। Main image must have a pure white background, must be a photo, not a drawing, and must not contain excluded accessories. कि मेन इमेज जो है वो एक प्योर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? कोई भी आप पिक्चर ले लें, उसका जो मेन इमेज है वो हमेशा एक प्योर व्हाइट बैकग्राउंड में ही रही होगी, ठीक है? कोई भी इमेज लें, ये क्योंकि ये अमेज़न का एक थीम है, ठीक है? कि आप मैं इसको लेके आता हूँ, देखिए, जितने भी इमेजेस हैं ये सभी व्हाइट बैकग्राउंड में। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये अमेज़न का जो है ये थीम है अ, कि इनका जो प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे उनका मेन इमेज जो है वो व्हाइट में होना चाहिए क्योंकि मेन इमेज ही वो इमेज है जो एज़ अ थंबनेल भी यहाँ पे शो होता है, ठीक है? थंबनेल क्या है? जब हमारा एक प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है हमारा इसका ये थंबनेल हो जाएगा, ठीक है? कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम दिखा रहे हैं और इसके साथ जो है वो इसका टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, ठीक है? तो ये अमेज़न का थीम है। तो अमेज़न का थीम ये ब्लैक और व्हाइट टाइप थीम है इसका, ताकि हर प्रोडक्ट जो है वो देखने में आसानी लगे। किसी को देखिए अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि ये आई थिंक ये पैक है आई गेस, ठीक है? तो इसलिए शायद ये इस तरह का है। लेकिन बाज़-औक़ात जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफ़रेबल है। बेहतर रहता है। ओके, हमारा प्रोडक्ट एक
इमेज होनी चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए, कोई ड्राइंग नहीं होनी चाहिए जो इलस्ट्रेटर पे या फ़ोटोशॉप पे बनी हो, ठीक है? हाँ, लेकिन हम अपनी जो इमेज है उनको 3D में ज़रूर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? ताकि उसकी लुक, उसकी शाइनिंग जो है वो अच्छी लगे, ठीक है? 3D में हम इसको जो है वो करवाते हैं। इसके बाद इसके साइज़ का आ जाता है कि इमेजेस मस्ट बी एट लीस्ट 1000 पिक्सेल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड एंड एट लीस्ट 500 पिक्सेल्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है? अब 1000 पिक्सेल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ये आ गया लॉन्गेस्ट साइड और ये आ गया शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये विड्थ और लेंथ का हिसाब आ जाता है, ठीक है? तो 1000 ज़रब 500 के कम से कम जो है वो इसकी होनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है कि जब प्रोडक्ट है, उसको जब कस्टमर जो है वो देखे, तो उसको वो ज़ूमेबल प्रोडक्ट जो है वो नज़र आए, ठीक है? अगर इसका साइज़ छोटा होगा, आप देखें जैसे मैं इसके पास ऊपर होवर करता हूँ, अच्छा इसमें नहीं आएगा ज़ूम, ये मैंने होवर किया इस पर, देखें ये ज़ूम आ गया, ठीक है? तो प्रोडक्ट इस तरह का होना चाहिए कि ये ज़ूमेबल हो, ठीक है? कि यहाँ से ही उसको नज़र आए कि प्रोडक्ट के एजेस किस तरह के बने हुए हैं, उसका मटेरियल किस तरह का बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको नज़र आनी चाहिए। इमेजेस मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 पिक्सेल्स ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। जो इमेजेस आप यूज़ करेंगे वो 10,000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10,000 पिक्सल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब 10 मेगापिक्सल जिसको हम कहते हैं, आई गेस। JPEG is the preferred image format, but you also may use TIFF and GIF files. तो JPEG जो है ये प्रेफर्ड इमेज है, जैसे कि हमने जब यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है तो वो JPEG की फाइल होनी चाहिए, ठीक है? इमेज फॉर्मेट। हम टिफ और जिफ ये 2 फाइलें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन JPEG जो है वो प्रेफर्ड है, ठीक है? ये है इमेजेस की रिक्वायरमेंट। तो इमेजेस की रिक्वायरमेंट में हम इसी तरह अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपना प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करके इसको ओपन कर देंगे और यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। ये मेन इमेज आ गई, ठीक है? अब ये जब डमी लिस्टिंग बनाते हैं तो हम सिर्फ मेन इमेज ही पहले यूज़ कर लेते हैं, बाकी को बाद में हम जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ गया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये पॉइंट था, ये इमेज से लेके आई थिंक आई आई गेस आगे तक कि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया था। सेशन अगेन स्टार्ट हुआ था तो रिकॉर्डिंग जो है वो मिस हो गई थी इसकी। तो इसलिए मैं इस चीज़ को दोबारा कवर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे कि पहले पहले भी बताया है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है? ये है हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। हम इसको कहीं से कॉपी नहीं कर सकते, सेम एज़ इट इज़ तो कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ मिला-जुला अगर किसी हमारा कुछ सम जैसा कुछ सिमिलर प्रोडक्ट है, हम उसको देख के उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसका आसान तरीका ये होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट के जो सेकेंडरी कीवर्ड्स या जो अलग से कीवर्ड बच जाते हैं, उनको जो है वो लेके उन उन उनके साथ जो है वो सेंटेंस जो है वो क्रिएट करना होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे स्कूल, ऑफिस, ट्रैवल, पिकनिक इसको यूज़ किया गया है, ठीक है? यहाँ पे है इन्फ्यूज़र वाटर बॉटल या फ्रूट इन्फ्यूज़र वाटर बॉटल, ठीक है? इसी के बाद बेस्ट फ्लेवर ये एक आ सकता है इसमें। फूड ग्रेड मटेरियल में ये आ गया। इस तरह जो है वो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये मेरी आप लोगों को अगेन जो है वो सजेशन है, ठीक है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है, ये हमने लिखनी होती है, भले ही हम एक लाइन क्यों ना लिखें, लेकिन हमने इसको लिखना ज़रूर होता है, ठीक है? अब जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है योगा मैट, ठीक है? तो योगा मैट के हवाले से हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि अब मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम पूरी लिस्टिंग इसकी बना के इसको सेव करके तो सबको दिखाई दे, मुझे याद नहीं है मैंने क्या-क्या लिखा था। अ, इसका आसान तरीका ये होता है कि हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फ़ाइल क्रिएट करें और उसी में जो है वो सारी चीज़ें पहले लिख लें, बेहतर ये ताकि वो हमारे पास सेव रहे। अगर हमारी लिस्टिंग सेव नहीं होती, किसी तरह से कोई और इश्यू हो जाता है, तो हमारे पास कम से कम वो फ़ाइल सेव होगी, ताकि हम बाद में उसको जो है वो यूज़ कर सकें। अगर उसमें हमने उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना है, तो ऑप्टिमाइज़ भी कर सकें। तो इसका आसान तरीका ये होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम वहाँ पे और टाइटल भी वहीं पे ऐड करें। ऑब्वियसली हमारे पास शीट में कीवर्ड्स तो मौजूद होंगे ही जो हमने ट्रैक किए होंगे, तो उनको यूज़ करते हुए हम ये कर सकते हैं या हम हीलियम 10 से और उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो लेट्स से मैं यहाँ से फिलहाल आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। मैं मैं यहाँ से एक जो है वो
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चले, अच्छा इसके बाद आ गए की फीचर्स। अच्छा ये की फीचर्स ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। लास्ट टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए वो की पॉइंट्स कहीं और लिखे गए और ये कुछ और लिखे गए। की प्रोडक्ट फीचर्स में आपने अपने प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो फीचर्स लिखने होते हैं। जैसे कि खैर मैंने यहाँ पे एक मिसाल गलत ली हुई है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको योगा मैट ही कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मैंने इसको योगा मैट ही कर दिया। चलो ये मैंने योगा मैट ओपन किया। अब देखें जैसे अब इस बंदे ने जो है वो अबाउट दिस आइटम में सिर्फ लिखा है जी ये प्रोडक्ट है, ब्रांड टॉप स्काईलैंड का, कलर ब्लू है, थिकनेस 10 mm है, जीरो वेस्ट सस्टेनेबल योगा मैट। ये चीजें हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये चीजें यहाँ पे पहले से ही मौजूद होती हैं टेक्निकल डिटेल्स में। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर आ गया, ब्रांड आ गया, उसका साइज आ गया, कलर कौन सा है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखने का मकसद नहीं है, मेरे ख्याल से तो मकसद नहीं है, ठीक है। अब ये यूएई है और यूएई में अभी 2019 में जो है वो अमेज़न अभी तक आया है। तो अभी यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, तो लोग इज़िली इसको कर रहे होते हैं, ठीक है? कोई अभी इतना इश्यू नहीं। लेकिन हम कोई ऐसी मिसाल ले लेते हैं जिसमें हमें एक अच्छे जो है वो बुलेट पॉइंट्स मिल जाएँ, ताकि मैं जी, ये आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स डिस्क्राइब किए हैं। सिर्फ लिखने नहीं हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब कैसे? अब वो कहता है कि ये प्रोडक्ट 71 इंच का है, 1830 मिलीमीटर लॉन्ग है और 24 इंच 610 मिलीमीटर वाइड है। ये तो यहाँ पे भी अवेलेबल है कि 182.9 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 1.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद अब इसको डिफाइन कर रहा है कि वाइड है और इंश्योर्स कंफर्ट फॉर पीपल ऑफ ऑल शेप एंड साइजेस। ठीक है, ये देखें एक उसने की पॉइंट ऐड किया कि ये हर किस्म की साइज, मोटा पतला जिस तरह का भी बंदा है उसके साइज के लिए कंफर्टेबल है। With high density foam material, the 10 mm thick premium mat comfortably cushions spine, hips, knees, elbows on hard floor। ठीक है कि ये आपको जो है वो हार्ड फ्लोर पे बहुत ज्यादा आराम देगा। ठीक है, विद डबल साइडेड नॉन स्लिप सरफेसेस। अब ये होला हनी क्या है, ये इसका ब्रांड है। ठीक है, होला हनी इसका ब्रांड है। ऑल पर्पस प्रीमियम एक्सरसाइज योगा मैट कम्स विद एन एक्सीलेंट स्लिप रेजिस्टेंट एडवांटेज टू प्रिवेंट इंजरीज। ये एक की पॉइंट इसने अगेन ऐड कर दिया कि ये नॉन स्लिप है और नॉन स्लिप कुछ नहीं। देखिए अब इसने एक नॉन स्लिप सरफेस कह दिया, उसने कहा कि ये डबल साइडेड नॉन स्लिप सरफेस है और उसने इसको एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ टाइप में चीज में ले गया कि उसको एक कंप्लीट किया। जस्ट देखें उसने इसको यूज भी कर लिया अपने कीवर्ड को भी और उसका एक की पॉइंट भी बन गया। इसके बाद आ जाता है एक्सेप्शनल resilience allow you to keep your balance during an exercise style. Moisture resistant technology makes the mat to be easily washed with soap and water. ये भी एक की फीचर है कि आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी है। इजी स्ट्रैपिंग एंड लाइट वेट फीचर्स आर एडेड टू दिस मैट फॉर इजी ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। कि आप इसको कहीं भी इजीली जो है वो उठा के ले जा सकते हैं, इसको रोल करें और ले जाएं। A free yoga mat strap is included. All genuine Halani products are covered by 100% Halani satisfaction guarantee and 2-year warranty. अब ये इसने आगे बता दिया कि प्रोडक्ट का ब्रांड यूज कर दिया, 100% हमारा है, गारंटी दे दी 2 साल की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी। वैसे ये चीज हम यहाँ पे लिखते तो नहीं है, लेकिन खैर उसने लिख दी। ये आ गई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में हम हर एक चीज जो है वो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट किस तरह का दिखता है, क्या चीज है वगैरह वगैरह, ब्रांड है वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। इवन के जो ईबीसी है जिसको हम इनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट कहते हैं, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, उसको भी हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ही इंक्लूड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने उनके की फीचर्स जो है वो लिखने होते हैं। मैक्सिमम जो है वो हम की फीचर्स 5 जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये की फीचर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम की प्रोडक्ट फीचर्स ना भी लिखें तो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग हमारी शो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एस्ट्रिक का निशान नहीं है जिसको हम स्टार कहते हैं, जो जरूरी होता है।
ठीक है? लेकिन यहाँ पे है और इसके बगैर हमारा काम नहीं बनता, हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ज़रूर देनी है। तो इसको बहुत ही तरीके से हमने लिखना होता है, ठीक है? यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के की फीचर्स लिखते हैं। लेट्स से कि जैसे हमारा प्रोडक्ट है योगा मैट, ठीक है? हम कहते हैं कि 70 mm long, 40 mm wide exercise mat will provide you comfortable exercise and yoga experience। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया। दूसरा हम लिखते हैं कि नॉन स्लिप फीचर्स allows you to focus on your yoga without thinking slip on surface। ठीक है, इसी तरह हम आगे इसके लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन खैर इसको लिखना यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, मकसद है आपको बताना कि किस तरह जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो उनके एक कीवर्ड ले लिया, उसको फिर जो है वो कन्वर्ट किया एक सेंटेंस पे, ठीक है? फिर आ जाता है इंटेंडेड यूज। अब इंटेंडेड यूज में क्या-क्या है कि ये प्रोडक्ट किस-किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अब ये प्रोडक्ट एक्सरसाइज के लिए यूज़ हो सकता है, योगा के लिए यूज़ हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है? वर्कआउट के लिए यू अब ये वो लफ्ज़ हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। स्पोर्ट्स है, आउटडोर है, वर्कआउट है, ठीक है? अ, योगा है, एक्सरसाइज है, इस तरह हमने इन सभी को ऐड करना होता है। यहाँ पे हम 5 जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने मेन कीवर्ड, जैसे कि एक्सरसाइज, ठीक है? योगा, स्पोर्ट्स, वर्कआउट, आउटडोर, ठीक है? ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह सर्च टर्म्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट इसको लिखना होता है। स्पोर्ट्स है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है? ऑफिस है, वर्कआउट है, आउटडोर है, योगा है, ठीक है? हेल्थ, जो भी इस तरह से इसके फ़ायदे इस चीज़ से रिलेटेड होंगे, वो सभी हमने सिस्टम इसमें लिखने हैं, मैट वगैरह-वगैरह। ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कुछ प्लैटिनियम वर्ड्स, ठीक है? हम अपने प्लैटिनियम वर्ड्स यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, ये अब मुझे नहीं पता ये कितने ऐड होते हैं, क्योंकि मैं 4-5 से ज़्यादा नहीं ऐड करता। तो यहाँ पे प्लैटिनियम कीवर्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ये सिर्फ़ प्लैटिनियम मर्चेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है? अगर आप इसको लिखेंगे भी, तो भी ये यूज़ नहीं होंगे अनलेस कि आप एक प्लैटिनियम मर्चेंट हैं। प्लैटिनियम मर्चेंट्स का अमेज़न का अपना ही एक क्राइटेरिया है, ठीक है? फिर आ जाता है मोर डिटेल्स, ठीक है? मोर डिटेल्स में हमने अपने प्रोडक्ट का शिपिंग वेट, उसका साइज़ देना है कि हम जो प्रोडक्ट शिप करेंगे उसका शिपिंग वेट क्या होगा। अब इंक्लूडिंग प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, हर चीज़ के साथ। आइटम का डिस्प्ले वेट कितना है? जो प्रोडक्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसका वेट कितना है? ये तो शिपिंग वेट है ना, क्योंकि इसमें पैकेजिंग भी शामिल हो जाएगी। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आइटम जो प्रोडक्ट है, उसका वेट कितना है, ठीक है? अब लेट्स से एक प्रोडक्ट है उसका वेट 1 किलो है, हम उसको पैक करते हैं, शिप करते हैं, वो हो जाता है 1.2 केजी। तो 1.2 केजी शिपिंग वेट आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है उसका 1 केजी आ जाएगा। ये मैं मिसाल है। फिर आ जाएगा आइटम का डिस्प्ले डायमेंशन, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी डिस्प्ले हाइट कितनी है? लेंथ, विड्थ और डिस्प्ले हाइट कितनी है? ये सब चीज़ें हम यहाँ पे दिखा दें। आइटम का डिस्प्ले वॉल्यूम, पैकेज वेट, कैपेसिटी वगैरह-वगैरह। एक पैकेज में आप कितने प्रोडक्ट जो हैं वो देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। कि सारी तो नहीं खैर, कुछ जो है मेन हमने लाज़मी लिखनी होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों को लिखने से हमारा प्रोडक्ट जो है वो सर्चेज़ में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है?
अब जैसे ये देखिए, अब ये मटेरियल कौन-सा है जो हम योगा मैट में यूज़ कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट होती है, तो हमने इसमें कुछ चीज़ें ही लिखनी होती हैं, ठीक है? जैसे कैपेसिटी। अब अगर कोई बैटरी है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसके वॉटेज वगैरह भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन बैटरी वाले प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे नहीं सेल करते हैं, वो हैज़ार्डस होते हैं, फटने का खदशा होता है, लीक होने का खदशा होता है उनका, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। खैर इन सब चीज़ों को करने के बाद हम इसको सेव एंड फिनिश करेंगे और ये हमारी लिस्टिंग अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो हमारी लिस्टिंग जो है वो वहाँ पे अ, ओके हो जाएगी, शो हो जाएगी और विदिन 30 मिनट्स का टाइम लेता है अमेज़न। पहले 15 मिनट का टाइम लेता था एक लिस्टिंग को चेक करने के लिए, लेकिन अब 30 मिनट्स का टाइम लेता है अमेज़न एक लिस्टिंग को कंफर्म करने के लिए, एक लिस्टिंग को चेक करने के लिए कि इसमें कोई इश्यू, कोई मसला-मसाइल ये हमारी पॉलिसी के साथ चल रही है, कोई पॉलिसी इश्यू नहीं है, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो चेक होती हैं। चेक होने के बाद फिर जो है वो हम उसको अच्छा जो एफबीए हम प्रोडक्ट करते हैं, वो एफबीए प्रोडक्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न तब तक उसको एक्टिवेट नहीं करेगा अनटिल कि अमेज़न को हम अपनी इन्वेंटरी जो है वो पहुँचा नहीं देते और अमेज़न हमारी इन्वेंटरी रिसीव नहीं कर लेता। ठीक है? क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं। एफबीए में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में होता है और फिर वहाँ से अमेज़न प्रोडक्ट को शिप करता है जब कोई ऑर्डर आता है। तो जब तक अमेज़न को वेयरहाउस में हमारा प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगा, तब तक हमारी लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी। अब दूसरी तरफ, अगर हम एफबीएम कर रहे हैं और हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाते हुए ये चूज़ किया है कि हम मर्चेंट फुलफिलमेंट करेंगे, तो तब क्या है कि तब हमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो एज़ सून एज़ हम उसकी क्वांटिटी फिल करेंगे कि हमने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, हम उसकी स्टॉक को फिल करेंगे। लेट्स से वो ज़ीरो स्टॉक शो कर रहा है, जैसे ही मैं उसको शो करूँगा मेरी वो लिस्टिंग अगर उसमें कोई इश्यू नहीं है तो वो लाइव हो जाएगी। फिर मुझे ना प्रिंट लेबल्स चाहिए, ठीक है? फिर ना मुझे ये वेट करने की ज़रूरत है कि अमेज़न जो है वो अमेज़न के पास मेरी शिपिंग पहुँचे तो फिर मैं उस पे काम करूँ। फिर मेरे पास प्रोडक्ट्स है, जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा मैं उसको खुद ही शिप कर सकूँगा, ठीक है? अब यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन्स? कोई कन्फ्यूजन? किसी को कुछ समझ ना आया हो, तो मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। अमेज़न और डीएचएल का सामान ओपन करते हैं अनडिलीवर्ड वो क्या होता है? अच्छा ये आप वो यूट्यूब वीडियोज़ की बात कर रहे होंगे जो वो एक बोरियाँ सी उठा के ले आते हैं और किलो के हिसाब में और फिर उसको ओपन करते हैं। हाँ, वो यूट्यूब और एफबी पे वो होता ये है कि जब बाहर की कंपनियों से जैसे कि अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है, अमेज़न है और दूसरी इस तरह की कंपनियाँ हैं डीएचए गेट वगैरह, वहाँ से कोई सामान मँगवाता है, सामान मँगवाने के बाद या तो उनको मिल नहीं पाता सामान, एक रीज़न, ठीक है? या वो सामान लेने से इनकार कर देते हैं, उस पे कस्टम की ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? मतलब जितने का प्रोडक्ट उन्होंने मँगवाया था, उस पे चार्जेज़ बहुत ज़्यादा पड़ गए, ठीक है? ये है दूसरी चीज़। किसी भी रीज़न से वो उसके मालिक तक जिसने उस चीज़ को जो कस्टमर जिसने परचेज़ किया था, ओनर तक नहीं पहुँचती वो प्रोडक्ट क्या करते हैं कस्टम वाले उसको अलग से स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? अब ये स्टोर करने के बाद जहाँ से ये सामान आया होता है, उनको ये बता दिया जाता है कि आपका सामान इस वजह से नहीं लिया गया, ठीक है? वो फिर क्या करते हैं उनको बोलियाँ लगा के या किलो के हिसाब से उसको बेच दिया जाता है, ठीक है? कि ये प्रोडक्ट है लेट्स से अगर एक प्लास्टिक के या इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स हैं, इसकी ये केजी का साइज़ है, ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान है, उसका पर केजी ये प्राइस है। इसी तरह जो है वो इसके डिफरेंट प्राइसेज़ वगैरह दिखा दिए जाते हैं, ठीक है? तो फिर जो है वो उनको
अब वो सामान कस्टम वालों ने तो बेच दिया, ठीक है? तो वो जो दूसरे लोग जो हैं उनको लेकर आते हैं सामान को, वो क्या करते हैं, वो सामान को मिक्स अप कर देते हैं। मिक्स अप किस तरह करते हैं कि वो जो अलग-अलग सामान था उनको आपस में मिला देते हैं कि कुछ हल्के-फुल्के पैकेट डाल दिए, कुछ एक आधा बड़ा पैकेट डाल दिया, ठीक है? वो डाल के उसको एक 10 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का एक जो है वो पैक बना दिया और उसको जो है वो किलो के हिसाब से बेच दिया। ये 2-2 सौ रुपए किलो बिकते थे, ठीक है? अ, और ये 2-2 सौ रुपए किलो चीज़ें बिकने वाली, ये काम तब खराब हुआ है, जब हर बंदा उनके पास पहुँचा है। पहुँचने के बाद उसने इसकी वीडियो बनाना शुरू की है, उसको यूट्यूब पे डालना शुरू की है अपने आप को मोनेटाइज़ करने के लिए और ये 2000-3000 में ये पूरा बंडल मिल जाता था, ठीक है, पहले, ठीक है? क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि इसमें ऐसा आखिर है क्या, ठीक है? लेकिन पैसे वसूल हो जाते थे। तो उसके बाद जो है वो अब इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया है कि ये ₹1000 ₹800 पर केजी जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे वो बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है 10 किलो का अगर होगा तो 10,000 तक जो है वो चला जाएगा। आप अब बहुत महँगा है ये, बता तो रहा हूँ, ये जो लोग जहाँ वहाँ पे जाके वीडियोज़ बनाते रहे हैं कैमराज़ लेके, तो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, जो चीज़ लोग पसंद करने लग जाएँ उसको महँगा कर देते हैं। ये जो चीज़ लोगों की ज़रूरत में आ जाए उसको महँगा कर देते हैं। तो ये चीज़ है। अब समझ आ गई क्या होता है ये? आउट ऑफ द टॉपिक चीज़ें पूछ लेते हैं आप, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। लेकिन अब लिस्टिंग के हवाले से किसी को कोई इश्यू है तो वो काइंडली मुझसे पूछे। लिस्टिंग की किसी को समझ नहीं आई, सब लोग आप मौजूद हैं। अ, ठीक है? जिसको जो समझ नहीं आई लिस्टिंग के हवाले से वो काइंडली मुझसे पूछे। अगर लिस्टिंग का आपने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा तो वो काइंडली देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी डिटेल में एक लिस्टिंग क्रिएट की है। ठीक है? डिटेल में किस तरह के उसमें मैंने टाइटल, उसका ब्रांड, उसकी हर एक चीज़ जो है वो फ़िल अप करके, इमेज वगैरह डाल के, उसको फिनिश करके, उसको लाइव करके आपको दिखाया है मैंने वहाँ पे, ठीक है? तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये कुछ पोर्शन था इमेज से लेके आगे तक, जो मिस हो गया था, तो वो मैंने कोशिश की कि उसको यहाँ पे कवर करूँ। टाइटल वाली वीडियो है उसमें, आप देखिएगा। आप उस वक़्त थे, पहले ही थे जब मैंने टाइटल कंप्लीट करवाया था। उसके बाद आप चले गए थे, आपकी यूनिवर्सिटी का था। तो वो पहले उसमें 2 वीडियोज़ होंगी ना उसकी। चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास जो चीज़ रह जाती है देखने वाली वो है अमेज़न की लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन क्या चीज़ है? अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का ये मतलब भी हम ले सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग हमने क्रिएट की हुई है और उसको जो है हमने बेहतर बनाना है। ये है एक चीज़। दूसरी चीज़ है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का ये मतलब है कि जब हमने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनानी है, तो उसकी लिस्टिंग बनाते वक़्त हमें किन-किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, किन-किन चीज़ों पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे Amazon listing and optimization. Having product listings which are informative and persuasive can help boost your sales and product ranking. एक सिंपल सी बात है कि आपने अपना प्रोडक्ट Amazon पर सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टिंग के थ्रू ही दिखाना है। ओके गाइस, फोकस करें लेक्चर पे। एक मिनट। अ, यार पता क्या है, अभी ब्रेक करूंगा ना तो बाकियों ने वापस नहीं आना, ये आपको पता है। चलें फिर ब्रेक कर लेते हैं अब्दुर्रऊफ। अब आपने सबको लेकर आना है। अब अगर आप ना लेके आए तो आपको पेनल्टी मैंने डाल देनी है, ठीक है? क्या कहते हो? यार डरते बहुत हो, चैलेंजेस एक्सेप्ट किया करो। मुझे भी पता चले कि यार हमारे भाइयों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। चलें मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं, ब्रेक करते हैं, थोड़ी देर में ब्रेक करते हैं। अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन अब ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन क्या चीज़ है? क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वगैरह-वगैरह सारी चीज़ों को मैं भी क्लियर करता हूँ। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे आपका एक प्रोडक्ट पेज ही होता है, जिसमें इतनी जान डाली जाती है कि जो कस्टमर है, वो उस प्रोडक्ट की डिटेल को पढ़ के, उसमें अगर वीडियोज़ या पिक्चर्स हैं, उनको देख के, इमेजेस को देख के, उसके टाइटल को देख के, उसकी प्राइस को देख के, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को देख के, की फीचर्स को देख के, रिव्यूज़ को देख के, रेटिंग्स को देख के, अब ये सारी चीज़ें देखें, मैं जो-जो चीज़ें आप अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी अमेज़न लिस्टिंग में शामिल होती हैं, ठीक है? इन सभी चीज़ों को देखकर ही वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है। यहाँ आप आपका जो प्रोडक्ट पेज है इसको अगर हम कंबाइन करें कंप्लीटली तो जिन-जिन चीज़ों से बना उनको तो मैंने अभी डिस्कस किया। तो प्रोडक्ट पेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट पेज जो है वो वही हमारी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शोकेस है जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट सेल हो। तो इसका मतलब है कि जितना बेहतर हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट का पेज होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल जो है वो हो सकती है, उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का जो मतलब गुडविल है वो बनती है, उतनी ही ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। सो हैविंग प्रोडक्ट लिस्टिंग्स व्हिच आर इन्फॉर्मेटिव एंड persuasive कैन हेल्प बूस्ट योर सेल्स एंड प्रोडक्ट रैंकिंग कि आपके पास ऐसी लिस्टिंग है जिसमें जो इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है प्रोडक्ट के रिलेटेड और पर्सुएसिव है। पर्सुएसिव का मतलब है जो परसू करना कि एक शख्स दूसरे को मना रहा है किसी चीज़ पर, उसका ज़हन बना रहा है किसी चीज़ पर दैट इज़ कॉल्ड द पर्सुएशन ठीक है? द पर्सुएसिव ठीक है? तो इस तरह की आपकी प्रोडक्ट पेज हो कि जो आपके कस्टमर को जैसे ही वो पढ़ता जाए तो वो इस चीज़ पे एग्री होता जाए, इस चीज़ पे राज़ी होता जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना है। सो दैट इज़ कॉल्ड द पर्सुएसिव। कैन हेल्प बूस्ट योर सेल्स एंड रैंकिंग। ये चीज़ आपकी मदद करती है कि आपकी सेल्स बूस्ट हो और आपके प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ओवरव्यू की अगर बात करें तो देयर आर 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब वो 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्ट में। द टाइटल, द इमेजेस, की प्रोडक्ट फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, सर्च टर्म्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, प्रोडक्ट रेटिंग। अब प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट रेटिंग इन पर हमारा कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इन पर हमारा कंट्रोल इस तरह से है, इसके कंट्रोल को हम इस तरह समझते हैं कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट पेज को, अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को बहुत ही अच्छे से बनाया है, ठीक है, और हमने अपनी शिपिंग अच्छी की है, कस्टमर सर्विस अच्छी दी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दी है, तो दैट द प्रोडक्ट रिव्यूज एंड द प्रोडक्ट रेटिंग्स ये भी अच्छे होंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब वो क्या कहते हैं इसको, अब मेरे ज़हन में वो था, अभी वो नहीं आ रहा, टिकल होगा तो मैं बताऊँगा अगेन, खैर। तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ और प्रोडक्ट रेटिंग तब हमारे, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये किस तरह, हम इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसका तो हम पर कंट्रोल ही नहीं है। सो इसको हम ऑप्टिमाइज़ इस तरह कर सकते हैं, इसको हम रेटिंग और रिव्यूज़ को, कि हम अपने ये ऊपर वाले 6 टर्म्स इनको बेहतर करें। फिर कस्टमर सर्विस बेहतर करें, प्रोडक्ट हैंडलिंग अच्छी करें, प्रोडक्ट शिपिंग अच्छी करें, पैकेजिंग अच्छी करें, क्वालिटी अच्छी हो, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। Each section should lead the buyer through a process helping them decide if they should purchase your product or not. Your listing should be search friendly and be ideally unique. हर एक सेक्शन जो है वो आपके बायर को लीड करता है, उसका जो प्रोसेस है उसको हेल्प करता है, हेल्प देम डिसाइड, किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प देम डिसाइड कि क्या उन्हें ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक सेक्शन, अब सेक्शन यहाँ पे 8 मैंने डिस्कस किए, ये कंपोनेंट्स 8 है। प्रोडक्ट टाइटल आ गया, इमेजेस आ गए, की प्रोडक्ट फीचर्स आ गए, ठीक है, प्राइस आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब कीवर्ड्स तो ऑब्वियसली ये तो नहीं वो देखेगा, ठीक है, उसने तो जस्ट कीवर्ड टाइप करना होता है, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि कितना बड़ा कीवर्ड मैंने लिखा या कितना छोटा कीवर्ड मैंने लिखा। तो हर एक सेक्शन, अब उस हर एक सेक्शन में है टाइटल, इमेजेस, की फीचर्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, रेटिंग, ये सारी चीजें सेक्शन वाइज डिस्क्राइब है। Now let's look at how you can optimize each element in your Amazon listing.
तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने हर एक एलिमेंट को अमेज़न लिस्टिंग में बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट टाइटल। वैसे तो मैं प्रोडक्ट टाइटल आपको बता चुका हूँ कि किस तरह इसको लिखा जाता है, किस तरह, लेकिन यहाँ पे हम मिसालें यूज़ करेंगे। हम एक मिसाल लेंगे और फिर उस मिसाल को जो है वो हम कवर अप करेंगे कि किसको किस तरह जो है वो लिखा जाता है। अब एक सबसे पहली चीज़ कि टाइटल की बात आती है तो हम ये तो बताएँगे कि टाइटल हम कितना लंबा लिख सकते हैं, ठीक है? So for most categories, Amazon allows you a product title length of 250 characters. Interesting, most sellers are staying below 200 characters. While Amazon says you can use up to 250, they also still have a suppression rule in place that suppresses listing while with title that go over 200 characters. 250 कैरेक्टर्स अमेज़न अलाउ करता है, लेकिन 200 कैरेक्टर्स तक कई सारी ऐसी लिस्टिंग्स हैं, ऐसी कैटेगरीज़ हैं, जो 200 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर हम उसको लेकर जाते हैं, तो हमारी लिस्टिंग सप्रेस भी हो जाती है। सो मैं यहाँ पे कहूँगा 200 कैरेक्टर्स अमेज़न अलाउ करता है, हम 250 पे नहीं जाएँगे। 200 कैरेक्टर्स अमेज़न अलाउ करता है, बट फॉर ऑप्टिमाइज़ेशन वी विल गो अंडर 150 कैरेक्टर्स। 150 कैरेक्टर से हमने ऊपर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं लिस्टिंग को। अब ऑप्टिमाइज़ का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत लंबा-चौड़ा जो है वो लिख दें। बहुत लंबे-चौड़ा कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो इतना लंबा-चौड़ा आपका टाइटल पढ़ता रहे, ठीक है? अगर एक टाइटल में ही मज़ा नहीं है, अगर एक टाइटल ही बेतुका है, टाइटल में एक लफ्ज़ कुछ कह रहा है और दूसरा लफ्ज़ जो है वो दुनिया की कोई और बात कर रहा है। सो कस्टमर विल नॉट लाइक दैट, ठीक है? हर कस्टमर जो है वो हम एक जैसा नहीं सोचता। कुछ कस्टमर्स टाइटल पढ़ने के बाद ही कहते हैं कि दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिच, ठीक है? इमेज तो अभी बाद है, लेकिन टाइटल पढ़ने के बाद ही ये सोचते हैं कि दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिच। सो एक इस तरह का तरतीब में दिया गया एक टाइटल अंडर 150 कैरेक्टर्स, दैट इज़ माय प्रेफरेंस एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज़ योर टाइटल। The title should give the buyer enough information to decide if they want to continue. जो टाइटल है, वो बायर को इतनी इंफॉर्मेशन ज़रूर देता है कि वो इस चीज़ का फैसला कर सके कि क्या उसको इस प्रोडक्ट को मज़ीद देखना चाहिए या नहीं। एंड दैट इज़ द थिंग आई वाज़ टॉकिंग अबाउट कि ल टाइटल जो है वो रिलेटेड होना चाहिए, उसमें रिलेटेड चीज़ें लिखी होनी चाहिए। एक सेंटेंस टाइप चीज़ लिखी होनी चाहिए। एक चीज़ अगर कुछ कह रही है, तो दूसरी उसी से रिलेटेड हो, दूसरी कोई और चीज़ बात ना कर रही हो। Include the most important information, the information you would want to see if you were searching for your product, the brand, model, size, quantity, color, etc. कि उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे होंगे कि आपको उस प्रोडक्ट में मिले। लेट्स से आप चाह रहे हैं कि मैं एक स्कार्फ बाय करूं, ठीक है? वो आप स्कार्फ, आप कहते हैं जी स्कार्फ हो, मैं ब्लू कलर का बाय करना चाहता हूँ, उसका थ्रेड कॉटन का होना चाहिए, उसका साइज जो है विड्थ इतनी होनी चाहिए, उसका साइज इतना होना चाहिए, वो गर्मियों के लिए होना चाहिए या सर्दियों के लिए होना चाहिए, ठीक है? ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें आएँगी। सो आप आपको खुद एक कस्टमर की तरह सोचना होता है, ठीक है? अब वो पाकिस्तानी कस्टमर नहीं जो दराज़ पे आते हैं बेचारे, जो ₹150 की हैंड फ्री देख के सेल पे लगी उसको परचेज़ कर लेते हैं, जो वो किसी काम की भी नहीं होती। तो इस तरह की नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छे कस्टमर की तरह सोचना चाहिए। हियर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट टाइटल फॉर वायरलेस हेडफ़ोन। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्वियसली एक मिसाल यहाँ पे उठाई है कि ये नंबर 1 बेस्ट सेलर में है हेडफ़ोन में, ठीक है? एक मिनट। सबसे पहली चीज़ है ब्लूटूथ हेडफ़ोन्स। अब देखें ब्लूटूथ वायरलेस ये चीज़ है कि ब्लूटूथ भी लोग कहते हैं ब्लूटूथ हेडफ़ोन, वायरलेस हेडफ़ोन, ठीक है? इस तरह इसको यूज़ करते हैं। दोनों को हम यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ हेडफ़ोन्स, एंकर वायरलेस हेडफ़ोन्स, ब्लूटूथ 4.1 मैग्नेटिक वायरलेस स्टीरियो साउंडबड्स विथ स्लिम लाइटवेट, waterproof sport headset with mic, works with iPhone, iPad, Samsung, Nexus, HTC, Eco and more, ठीक है? तो अब ये Echo and more, तो ये सभी के उसने नाम लिख दिए। अब ये एक तरतीब में लिखा गया है। सबसे पहले तो आ गया कि ब्लूटूथ हेडफ़ोन है, फिर उसने स्टार्ट किया, उसने कहा जी एंकर के वायरलेस हेडफ़ोन है, फिर बताया कि ये 4.1 है, मैग्नेटिक है, वायरलेस है, स्टीरियो है, साउंड बड है और स्लिम लाइटवेट है।
ये फीचर्स भी उसके ऐड हो गए। अब कोई अगर सर्च करता है लेट्स से वायरलेस स्टीरियो, मैग्नेटिक स्टीरियो, मैग्नेटिक हेडफोन, वायरलेस हेडफोन, वायरलेस साउंड बड, ब्लूटूथ साउंड बड, ब्लूटूथ हेडफोन, तो सभी ये सर्च होंगे। In addition, consider what questions shoppers are asking about your product, what can you include in the title, and what give them enough information to click and read your listing. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो एक शॉपर या एक कस्टमर उसके ज़हन में हो सकता है किसी प्रोडक्ट के हवाले से। अब एक आप एक कस्टमर हैं, आप एक कस्टमर के हवाले से सोच रहे हैं, आपने एक वायरलेस या ब्लूटूथ हेडफ़ोन आपको एक वायरलेस हेडफ़ोन चाहिए। देखिए, वायरलेस की फंक्शनैलिटी ब्लूटूथ की है ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लूटूथ में ही आजकल जो है वो ज़्यादा चलता है, वाई-फाई के साथ तो जो है वो हेडफ़ोन कनेक्ट नहीं होता। अब आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो ब्लूटूथ हेडफ़ोन, ब्लूटूथ हैंड फ्री, वायरलेस हेडसेट, वायरलेस हेडफ़ोन, ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकते हैं। फिर ब्लूटूथ का मॉडल आपने लिख दिया, कौन-कौन से ब्रांड्स के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। फीचर्स की बात बात आ जाए, वाटरप्रूफ हो सकता है, मैग्नेटिक है, ईयरबड है, नॉइज़ कैंसलिंग है, लाइट वेट है, ये सारी चीज़ें आ गई। माइक है इसके साथ, तो इस तरह आप इसको सोचते हैं और इसको लिखते हैं। So using the example of Bluetooth headphones, a customer might want to know what devices they are compatible with, what type of headphones, slim, over the ear, etc, and what features the headphones have. तो इसी एग्जाम्पल को यूज करते हुए ब्लूटूथ हेडफोन वाली एक कस्टमर ये जानना चाहता होगा कि किस किस डिवाइस के साथ ये हेडफोन कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आईफोन है मेरे पास, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक टैबलेट है, मेरे पास एक किंडल फायर है, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये सारी चीजें फिर अगेन आ जाता है कि जो हेडफोन ये ले रहा हूं मैं, ये इन ईयर है, ओवर द ईयर है, ठीक है, स्लिम है, किस तरह ये यूज होगा। ठीक है, ओवर द ईयर वो हेडफोन होते हैं जो कानों के ऊपर आ जाए, ठीक है। इन ईयर होते हैं जो कानों के अंदर चले जाते हैं। सॉरी। एक मिनट। इसके बाद आ जाता है, इफ यू कुड ओनली चूज वन की फ्रेज टू रैंक फॉर, व्हाट वुड इट बी। कि अगर आपने एक ही कीवर्ड चूज करना हो अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो वो कौन सा होगा। सो इन दिस इंस्टेंस, ये जो इस मिसाल है, यहाँ पे एंकर हैज चूजन ब्लूटूथ हेडफोन। तो एंकर ने, ये जो एंकर ब्रांड है ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं एंकर के। चार्जर्स, हेडफोन, हैंड फ्री, ये सारी चीजें जो है वो मिलती हैं। तो एंकर ने क्या है, ब्लूटूथ हेडफोन जो है वो चूज किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड यही है, ब्लूटूथ हेडफोन्स। या फिर दूसरा इसके बाद आ जाता है वायरलेस हेडफोन्स। That phrase needs to be in the first 80 characters of the title if at all possible. तो अगर आपने अपना एक मेन कीवर्ड चूज किया है, तो वो पहले 80 कैरेक्टर्स जो आप अपने टाइटल में लिखेंगे, 80 कैरेक्टर्स, उसके अंदर अंदर पहला कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड, आप जैसे वायरलेस है या स्पोर्ट हेडसेट है, अब ये आपका दूसरा कीवर्ड हो सकता है। इसको आपने अलग जो है वो 80 कैरेक्टर्स के बाद आपने इसको सेकेंडरी कीवर्ड में यूज करना है। Amazon seller Anchor does a wonderful job of crafting their title while balancing the needs of Amazon's search engine and human site visitors. Notice their primary key phrase is upfront with numerous features mentioned which are also good keywords and compatible devices included. अब ये जो एंकर है Amazon का सेलर, ऑब्वियसली इसने बहुत ही अच्छा एक टाइटल जो है वो क्राफ्ट किया है, इस तरह बैलेंस किया है कि जो नीड्स कस्टमर्स को चाहिए वो भी लिखती, की फीचर्स भी लिखती है, अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, जिस और साथ ही साथ कंपैटिबल डिवाइसेस जिसके साथ उनकी ये डिवाइस कंपैटिबल है वो भी लिखती। So when selecting keywords for your title, consider another type of balance, that of high search volume and relevance. तो जब कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं अपने टाइटल के लिए, इसमें दो चीजों का बैलेंस जरूर होना चाहिए, एंड दैट इज हाई सर्च वॉल्यूम और रेलेवेंस। कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका सर्च वॉल्यूम कितना ज्यादा हाई है और कितना रेलेवेंट है वो आपके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। एक देखें, एक प्रोडक्ट ऑब्वियसली लेट्स से कहते हैं जी कैंडल्स, कैंडल्स एक हाई सर्च वॉल्यूम और एक मेन कीवर्ड कंसीडर किया जा सकता है, बट
कैंडल्स हो सकता है हमारा एक मेन टाइटल हम बर्थडे कैंडल्स एक हो सकता है, ठीक है? हम अपना प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं दैट इज़ बर्थडे कैंडल्स, ठीक है? हम उसको इस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए बर्थडे कैंडल्स जो हैं वो एक मेन कीवर्ड हो सकता है। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि इस चीज़ का रेलेवेंसी भी हमने देखनी है कि हमारे प्रोडक्ट के कितना नज़दीक वो कीवर्ड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। Many sellers make the mistake of adding all such terms with high volumes regardless of how relevant those words are to their products. In this instance, Anchor might have chosen to add keywords such as headset with microphone, ठीक है। अब कई सारे सेलर जो हैं वो सभी सर्च टर्म्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी सर्च टर्म्स को ऐड कर दिया जाए जो हाई वॉल्यूम के साथ होते हैं, बगैर इस चीज़ को जाने कि वो उनके प्रोडक्ट के साथ कितना रिलेटेड हैं, कितना रेलेवेंट हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए हेडसेट विद माइक्रोफ़ोन तो ये भी कीवर्ड ऐड किया जा सकता था, एंकर ऐड कर सकता था लेकिन उसने इसको ऐड नहीं किया, क्यों? ऑब्वियसली उसके पास 1-2 कीवर्ड और थे जिस पे उसको उसने रैंक करना था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कीवर्ड पे रैंक करते हैं और जिस कीवर्ड पे रैंक करते हैं, उस कीवर्ड को टाइटल में इंक्लूड करते हैं। उसी कीवर्ड पे जो है वो हम अ, पीपीसी चला रहे होते हैं, उसी कीवर्ड पे जो है वो हम वीवीआरओ कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें इसी तरह काम कर रही होती हैं। So while thus this term does have high search volume, it isn't relevant to the product being sold. ठीक है? तो हो सकता है कि इस जो ये सर्च टर्म है हेडसेट विद माइक्रोफोन इसका जो है वो हाई सर्च वॉल्यूम हो, लेकिन ये प्रोडक्ट के जो बेचा जा रहा है प्रोडक्ट उसके साथ रिलेटेड ना हो सकता है। सो हेडसेट्स टिपिकली गो ओवर द हेड। तो हेडसेट का मतलब क्या होता है कि हेडसेट जो है वो आपके सर के ऊपर जो रखे जाते हैं दैट आर कॉल्ड द हेडसेट, ठीक है? जो ओवर द ईयर आते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं हेडसेट जो अक्सर गेम्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड द हेडसेट। तो हेडफ़ोन्स जो हैं वो आपके कानों में जो है वो लगाए जाते हैं, इन ईयर होते हैं, ठीक है? Headsets typically go over the head and completely cover the ears with padded earpiece. ठीक है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। These are not the same as headphones or earphones which can be either style. Headphones और earphones की तरह ये नहीं होते। ठीक है? काम ऑब्वियसली उनका भी यही है कि वो आपको साउंड देते हैं, लेकिन हेडफोन्स जो हैं वो आपके कानों में लगाए जाते हैं और ईयरफोन जो है वो भी कानों में लगाए जाते हैं। तो हेडसेट जो है वो that is a different thing that is over the ear. By sending irrelevant traffic to their page, Anchor might have experienced a great number of bounces. Customers who land on their listing then leave without buying. ठीक है? कि अब देखें हेडसेट हमने यूज कर लिया लेकिन हमने इमेजेस जो हैं वो एक ईयर पीस या ईयरफोन या हेडफोन की लगाई हुई हैं तो जब वो वहां पे आ जाएंगे हमारी लिस्टिंग पे आ जाएंगे तो देखें इररेलेवेंट ट्रैफिक हमने नहीं लेके आना मतलब इररेलेवेंट ट्रैफिक का मतलब क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्ट वो डिस्क्राइब ही नहीं करता जो हम चीज़ बेच रहे हैं, तो हमारे इर्रेलेवेंट ट्रैफ़िक आएगा। जब इर्रेलेवेंट ट्रैफ़िक आएगा, इर्रेलेवेंट ट्रैफ़िक पे आने के बाद हमारा प्रोडक्ट लोग देखेंगे, वो कहेंगे यार ये तो वो है ही नहीं जो लिखा हुआ है टाइटल में। सो क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट डी रैंक होना शुरू हो जाएगा। डी रैंक किस तरह होगा कि अमेज़न का जो A9 एल्गोरिदम है, वो ये चीज़ समझेगा कि इस प्रोडक्ट पे लोग आते तो हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं कर रहे और पसंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में कुछ खास बात नहीं है, वो इसको डी रैंक करना शुरू कर देगा। समझ आई आपको ये बात? चलिए, अब एक ब्रेक करते हैं। 11 बज गए हैं और इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद दोबारा आप लोग जॉइन कीजिएगा और प्लीज़ इसको लीव ना कीजिएगा। लीव का मतलब है कि दोबारा जॉइन करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। गाइज़ बहुत डिटेल में एक-एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा क्योंकि लिस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? चलें, आप वेट